बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यूनिट नंबर 1 11th क्लास फिजिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। प्रॉब्लम नंबर 1, एस्टिमेट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन अ लाइफ टाइम ऑफ ह्यूमन। एक बंदे की जो ज़िंदगी है उसके अंदर उसकी कितनी तादाद होती है जी हार्ट बीट्स की, ये हमने एस्टिमेट करनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक बंदे की जो रेंज होती है ना हार्ट बीट्स की, वो तकरीबन 60 बीट्स पर मिनट से लेकर 100 बीट्स पर मिनट के दरमियान होती है। डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन के ऊपर कि वो रेस्ट में है, वो सोया हुआ है या वो कोई भी हार्ड वर्क कर रहा है। लेकिन मोस्टली ये ऑब्जर्व किया गया है कि बंदे की नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो हार्ट बीट होती है वो 72 होती है, 72 हार्ट बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो इसी को हम एज ए एस्टिमेट लेंगे। सही है, तो यहाँ पर हमने लिखना है जी सोल्यूशन में नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 1 मिनट कितनी है जी 72। ठीक है, अब हमने उसकी पूरी ज़िंदगी के अंदर जो है ना ये हार्ट बीट्स काउंट करनी है। तो हम ये भी एस्टिमेट लगा लेते हैं कि एक बंदे की जो एज होती है वो 65 ईयर होती है एवरेज। ठीक हो गया। अब 1 मिनट के अंदर जो है वो 72 बीट्स हैं, राइट। ओके, तो अगर हम 1 घंटे की बात करें तो आप जानते हैं कि भाई 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 घंटे के अंदर बीट्स आ जाएंगी। अच्छा, अब उसके बाद बारी आती है दिन की। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक दिन के अंदर बीट्स मालूम करना चाहते हैं तो इसको आप 24 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब आपके पास ये जो तादाद आएगी ये एक दिन के अंदर आएगी, कितनी बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। अब अगर एक साल की बात की जाए तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 1 ईयर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसी को आप 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आपके पास ये आ गया जी एक साल के अंदर कितनी हार्ट बीट्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। अब बंदे की जो एज होती है एवरेज वो अप्रोक्सीमेटली 65 ईयर होती है। इसमें कोई मसला नहीं है, आप वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, आप 70 भी पुट कर सकते हैं, आप 80 पुट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। बस इस क्वेश्चन में आपका मेथड देखा जाएगा। सही है। अच्छा जी, तो आपने फिर जो है वो 65 ईयर अगर उसकी एज है तो 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये बनती है हमारे पास एक साल के अंदर कितनी हार्ट बीट्स प्रोड्यूस हुई हैं। ठीक है, उसको आप 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 65 ईयर्स के अंदर जितनी उसकी हार्ट बीट्स हैं वो आ जाएंगी। अब बुक के अंदर जो आंसर है ना वो ठीक नहीं है। सही है, उसमें जो आंसर मिलता है ना वो इससे मिलेगा आपको, इससे, यानी उसमें सिर्फ एक साल के अंदर कितनी बार दिल धड़कता है वो लिखा हुआ है। ठीक है ना, जबकि बंदे की जो कम से कम जो एज एवरेज एज होगी वो 65 ईयर तो होगी एवरेज एज, तो 65 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको ये आंसर मिलेगा। सही है, और इसको अगर आप जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो ये बन जाएगा 2.45 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ बीट्स। ठीक है, तो एक बंदा जिसकी उम्र तकरीबन 65 साल है वो उसकी जो हार्ट बीट्स हैं वो 2.45 इंटू 10⁹ बीट्स होती हैं। अब बुक में ये आंसर नहीं है, मैं पहले बता दूं, आप इसको चेक भी कर सकते हो। वैसे भी आपने ये चीज़ सुना होगा कि तकरीबन 2.5 बिलियन बीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं जी एक बंदे की ज़िंदगी में, जिसकी एवरेज तकरीबन 65 से 70 साल के करीब उम्र होती है। ठीक है, तो उसके मुताबिक फिर हमारा आंसर ये है, बुक वाला आंसर दुरुस्त नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप खुद भी देखिए कि देखिए ये हमारे पास 1 मिनट की हैं, उसके बाद आवर में जाना 60 से मल्टीप्लाई, डे में जाना 24 से मल्टीप्लाई, ईयर में जाना 365 से मल्टीप्लाई, और अब ये तो ईयर्स में आ गई। अब आपकी 65 ईयर एज है तो 65 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक आपका अगर लेके जाएं तो वो तो सिर्फ एक साल के अंदर हार्ट बीट्स हैं, मगर आपको तो लाइफ टाइम में पूछी गई हैं, इसलिए आपने जो भी लाइफ है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चाहे 50 से करें चाहे 70 से करें, ये तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आपकी जो पावर है ना ये पावर ठीक होनी चाहिए। सही है, अगर पावर आपकी 7 आ गई, 6 आ गई, 5 आ गई तो फिर आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, तो ये पावर जो है ना आपकी 9 ही होनी चाहिए, क्योंकि एक्यूरेट आंसर भी है, ये आप चेक कर सकते हैं इसको कहीं से भी कि तकरीबन 2.5 बिलियन जो है वो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं एक बंदे की ज़िंदगी में। ठीक है, तो वो तकरीबन इतनी बनती है, 2.45 बिलियन बन रही है ये, राइट। ओके जी, प्रॉब्लम नंबर 2, डिटरमाइन डायमेंशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। 2 क्वांटिटीज हमें यहाँ पर दी गई हैं। नंबर 1 v स्केयर डिवाइडेड बाय a इंटू एक्स, नंबर 2 at स्केयर डिवाइडेड बाय 2। प्यारे बच्चों, याद रखो जब भी आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन मालूम करने के लिए कहा जाए तो पहले ये चेक करो कि क्या ये बेसिक है या डेराइव है। अगर वो डेराइव क्वांटिटी है तो आपने पहले उसको डेराइव से बेसिक में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर आपने एक छोटा सा टेबल है ये माइंड में रखना है। ठीक है,
हमारे पास टोटल 7 बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, हर एक की डायमेंशन जो है वो यहाँ पर सामने मैंने मेंशन की है। आप यूँ समझ के चलिए कि ये उसके क्या है, सैम्बल्स हैं। तो आपने डेराइव से उसको बेसिक में लाना है, बेसिक में लाने के बाद उसके ये सैम्बल्स पुट कर देने, ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस आ जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पहला पार्ट है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ये लिखा है जी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू एक्स। अब इसमें वी वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है और एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, वेलोसिटी भी डेराइव क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी डेराइव क्वांटिटी है, लेकिन ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ये एक बेसिक क्वांटिटी है। तो पहले हम ये करेंगे कि इन डेराइव क्वांटिटीज को बेसिक क्वांटिटी में कन्वर्ट करके इनकी डायमेंशन मालूम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जी, पहले वी पर आइए। वी क्या है जी, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी डी बाई टी। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है बेसिक, टाइम भी बेसिक है। ठीक है, तो इनके सैम्बल्स इस टेबल से देख के आपने पुट कर देने हैं। इसका सैम्बल होता है हमारे पास एल और इसका सैम्बल होता है जी हमारे पास कैपिटल टी। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा, एक ब्रैकेट में लाएंगे इसको एल टी पावर -1, ये आगे वेलोसिटी की डायमेंशन। इतना सा काम है। इसी तरह ये भी आपके पास एक ड्राइव क्वांटिटी है, इसके लिए भी आप ऐसे ही करेंगे। ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यानी वी बाई टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है, बट हम सिंपली इसको लिखेंगे वी बाई टी। अब टाइम जो है वो बेसिक क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी बेसिक क्वांटिटी नहीं है। फिर फॉर्मूला लगाओ वेलोसिटी का, तो ये बन जाएगा वी की जगह पे आ जाएगा जी 1/t, में वैसे ही लिख देता हूँ ये वाला, और वी की जगह पे आ गया डी डिवाइडेड बाई टी। अब देखो हमारे पास डी डिस्प्लेसमेंट है, एक लेंथ बेसिक क्वांटिटी, टाइम बेसिक क्वांटिटी। सही है, तो आपने क्या करना है जी, इनके सैम्बल्स इस टेबल से देख के पुट कर देने हैं जी। तो ये आ गया जी डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ एल, और ये टाइम टी का स्केल हो जाएगा टी पावर 2। जब आप इसको ए की ब्रैकेट में लिखना चाहेंगे तो ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका हमारे पास एल टी पावर -2। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा पावर उसकी नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये एक्सेलरेशन की डायमेंशंस आ गई। जब आपके पास ये दोनों आ गई तो अब आपने इसके अंदर ये पुट कर देनी है। ठीक है, देखो ये है जी मेरे पास v का स्क्वायर। अब v की डायमेंशन क्या है, एल टी पावर -1 डिवाइडेड बाय ए एक्सेलरेशन क्या है जी मेरे पास एल टी पावर -2, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है यानी एक लेंथ है, ये आ गया। अब आपने यहाँ से करना है जी इसको सिंप्लीफाई। अच्छा, ऊपर v का स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर लगाना है आपने। अब देखिए ये इस पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा जी एल का स्क्वायर और टी की पावर -2। ये इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है, याद रखना आपने। इसकी कोई पावर नहीं, पावर 1 है। 1 × 2 2 और 2 × -1 -2। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। एल कोई पावर नहीं, पावर 1 है। एल की कोई पावर नहीं, पावर 1 है। तो जब बेसिस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, सेम होती हैं, तो आप बेस 1 बना देते हैं, पावर ऐड कर देते हैं। 1 + 1 1 का 2 हो गया। ठीक है, यानी एल इंटू एल का स्क्वायर भी तो होता है ना, तो टी पावर -2। अब देखो ऊपर क्या है, एल स्क्वायर टी पावर -2, नीचे क्या है एल स्क्वायर टी पावर -2, तो ऊपर नीचे सेम आ गए, तो ये कैंसिल आउट हो गए। इसकी कोई डायमेंशन है ही नहीं। ठीक है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ओके जी, इसी तरह से हम दूसरे पार्ट पर आ जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है ए इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, पहली तो बात ये कि ये जो 2 है ना, ये एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। जितने भी नंबर्स हैं इनकी कोई डायमेंशन होती नहीं है। तो आपने फोकस करना है जी इन दो चीज़ों के ऊपर। एक्सेलरेशन डेराइव क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी ऊपर ये काम करके रखा हुआ है, उसकी डायमेंशन मालूम करके रखी हुई है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे जी एल टी पावर -2। उसके बाद टी का स्क्वायर, टी आ गया ये और उसका स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, तो नीचे जो 2 है ना, 2 डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, उसको वैसे भी आप छोड़ सकते हैं, लिखना चाहिए साथ में लिख लीजिए। तो अब देखिए एक ब्रैकेट में कर लेंगे एल टी पावर -2 और टी पावर 2, यानी टी का स्क्वायर ही है, तो ये बन जाएगा टी -2 और टी +2। जब भी बेसिस सेम होती हैं, मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, बेस 1 बन जाती है, पावर्स ऐड हो जाती है, तो -2 + 2 0 हो गया। सो यहाँ पर 2 तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, मैंने इसको छोड़ दिया। एल टी पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसको हम 1 कहते हैं, इसलिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एल बच गया, टी ख़त्म। ठीक है, तो इस तरह इसकी डायमेंशन भी आ गई। तो बच्चों इसी तरह से आपने सॉल्व करने पहले आपने इसके अंदर जितनी भी क्वांटिटीज़ है उनकी डायमेंशन पहले लिख लेनी है। वेलोसिटी की डायमेंशन ये है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन ये है, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन ये है, टाइम की डायमेंशन ये है। वो इसके अंदर पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया और आपको जो एक नीट नोट्स हैं वो भी दे दिए।
प्रॉब्लम नंबर 3, if a is equals to x square divided by y square into z, then find percentage uncertainty in a। अगर a इसके बराबर है तो फिर आपने a में परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करना है। The percentage uncertainty in x, y and z are 1%, 1% and 2% respectively। पहले बच्चों सबसे पहले डाटा लिखो। आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटीज बताई जा रही हैं इन x, y एंड z, वो नोट करो। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x को हम डेल्टा x% से डिनोट करेंगे, कितनी है 1%। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y को हम डेल्टा y% से डिनोट करेंगे, कितनी है 1%। इसी तरह से परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z, ठीक है, उसको हम डेल्टा z% से डिनोट करेंगे, वो कितनी है हमारे पास 2% है। उसके बाद जो इक्वेशन उसने बताई है वो इक्वेशन भी यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है हमें ये कि भाई इस ए के अंदर जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये ए जो है वो एक्स, वाई और जी से मिलकर बना है, जिसमें ये एक्स, वाई, जी आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो रही है, उनकी पावर भी आ रही है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका जो कंसेप्ट जो है वो टेस्ट किया जाएगा, वो क्या किया जाएगा, बड़े ध्यान से बात सुनिएगा। आपका ये कंसेप्ट टेस्ट किया जा रहा है कि जब वैल्यूज़ जिनमें अनसर्टेनिटी पाई जाती है उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है या उनकी पावर ली जाती है, ठीक है। तो जो फाइनल रिजल्ट आता है ना, उसमें अनसर्टेनिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने ये सारे कंसेप्ट सीखे हुए, आपको अच्छे से याद होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड या पावर लेनी होती है तो पहली बात आप ये चेक किया करो कि जो अनसर्टेनिटी आपको दी गई है वो एब्सोल्यूट है या परसेंटेज है। अगर वो एब्सोल्यूट है तो पहले परसेंटेज में चेंज कर लो, लेकिन हमें उसने ऑलरेडी परसेंटेज में ही दी है, ठीक है। अच्छा, फिर फाइनल रिजल्ट में आप किस तरह से अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करोगे? भाई जो भी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं चाहे वो डिवाइड हो रही हैं, उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को आपने सिंपली ऐड कर देना है, ठीक है। और अगर किसी वैल्यू की पावर है, ठीक है, तो जो वैल्यू की पावर है उसको आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने शो किया ये, ठीक है। ये देखिए ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, इनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसमें भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, उसमें भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। वैल्यू को वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन फाइनल रिजल्ट में जो आप इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कैसे कैलकुलेट करोगे? इसकी अनसर्टेनिटी परसेंटेज में और इसकी अनसर्टेनिटी परसेंटेज में, दोनों को आप ऐड कर लोगे सिंपली। इसी तरह डिवाइड में भी ऐसा ही करोगे, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, दोनों को ऐड कर लोगे, ठीक है। और पावर में आप याद रखिएगा कि जो पावर होती है वो पावर ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उससे मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। ये वो कॉन्सेप्ट से, वो रूल से जो मैंने आपको रिवाइज करा दिए। अब देखो यहाँ पर तीन चीज़ें, एक्स, वाई और जी। पहली बात तो ये कि एक्स की पावर है और वाई की भी पावर है, ठीक है। तो इसकी जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, y की जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इसकी पावर है 2। यहाँ पर मैंने रूल बताया। उसके बाद फिर आप, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड ही हो रही है ना, तो इन तीनों की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज है उनको आप ऐड कर लोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये था एक्स का स्क्वायर, तो पावर मल्टीप्लाई होगी, इसमें जो अनसर्टेनिटी है उसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, तो 2 टाइम डेल्टा x%, ठीक है। प्लस इसकी पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू डेल्टा y%। इसकी पावर नहीं है, 1 नहीं है, तो उसको हम एज इट इज़ रखेंगे डेल्टा z%। अब देखो ये तीनों आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी तीनों की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज है हमने ऐड कर ली। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान और सिंपल सा रूल है कि चाहे वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हों चाहे डिवाइड हों, उनकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ हैं वो हमेशा आप क्या करते हो, ऐड करते हो। देखो इसकी तीनों को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। जो पावर थी ना वो पावर शुरू में साथ में उससे मल्टीप्लाई हो जाती है, राइट। अब इसकी वैल्यू 1% पुट कर दी, इसकी वैल्यू 1% पुट कर दी, इसकी वैल्यू 2% है वो पुट कर दी मैंने, तो ये बन गया 2 इंटू 1%, 2%, ये भी 2%, ये भी 2%, 2 + 2 + 2 6%। तो 6% आपके पास जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई ए के अंदर। प्रॉब्लम नंबर 4, a spherical ball of radius r experiences a resistive force F due to air as it moves through the air at speed v. The resistive force F is given by the expression F is equal to CVR, where C is constant. By using dimensions, derive SI unit of constant C. प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि भाई आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस है r। वो स्फीयर मूव कर रहा है एयर में विद सम वेलोसिटी v।
तो उसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, उस रेजिस्टिव फोर्स को मालूम करने के लिए आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, F = CRV। और आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि इस फार्मूले के अंदर मौजूद ये जो C है ये कांस्टेंट है। अब आपने क्या करना है, इस कांस्टेंट का SI यूनिट मालूम करना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप यहाँ पर इसका फार्मूला लिख लीजिए, F = CRV। ठीक है, अब आपको याद होगा जब हमने डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहाँ पर डायमेंशंस के एडवांटेजेस में एक एडवांटेज ये भी था कि इसकी हेल्प से हम यूनिट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूनिट ही फाइंड करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों क्या करना है जी, सबसे पहले आपने जिसका यूनिट मालूम करना है ना उसको एक तरफ कर लो, बाकी चीज़ें दूसरी तरफ। हमने C कांस्टेंट का यूनिट मालूम करना है, इसको मैं एक तरफ कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें इक्वेशन के दूसरी तरफ। फोर्स ऑलरेडी ऊपर है, R इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। V मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने एक फार्मूला बना दिया जी C का। अब आपने क्या करना है जी, इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। ठीक है, डायमेंशंस के बाद फिर आपको इसका यूनिट मिलेगा। तो प्यारे बच्चों डायमेंशंस फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले देखा करो कि यहाँ पर बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, ये डिराइव है। अगर आपके पास डिराइव क्वांटिटीज़ हों तो सबसे पहले आप डिराइव को बेसिक में चेंज करो। ठीक है, और फिर आपके पास 7 बेसिक क्वांटिटी का जो ये एक टेबल है जिसमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन दी हुई है या उसका सैम्पल दिया हुआ है, वो देख के आप यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, अब देखिए फोर्स जो है ना ये F ये एक डिराइव क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी V ये भी एक डिराइव क्वांटिटी है। तो पहले तो ज़रा इसकी डायमेंशन निकाल लीजिए। अब फोर्स F है एक डिराइव क्वांटिटी, तो हम इसका फार्मूला लगाएंगे F = ma न्यूटन सेकेंड ला। ठीक है, अब इसमें आ गया मैस जो कि एक बेसिक क्वांटिटी है, बट एक्सेलरेशन स्टिल हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है। फिर इसका फार्मूला लगाएंगे F = m और एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा V/T, क्योंकि ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी V/T। ठीक है, अब यहाँ पे V जो है वो फिर हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी आ गई, तो क्या करेंगे जी, फिर फार्मूला लगाएंगे m/T लिखा रहेगा और V की जगह पे आ जाएगा जी D/T, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए टाइम बेसिक है, मैस बेसिक है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास लेंथ है, तो बेसिक क्वांटिटी है। तो इसके अगर आप डायमेंशंस निकालेंगे तो अब आप आसानी से डायमेंशन निकाल सकते हैं फोर्स की, वो हो जाएगी मैस का सिंबल हमने देखा जी m होता है। ठीक है, टेबल से देखिए सिंबल्स पुट करने हैं आपने सिंपली, और डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है उसका सिंबल L आ जाएगा, और टाइम जो है वो उसके लिए कैपिटल T² आ जाएगा उसका यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब आप इसको एक ही उसमें लेके जाएंगे तो ब्रैकेट में ये बन जाएगा mL/T⁻², ये आ गई इसकी डायमेंशन। इसी तरह से आपने जो वेलोसिटी है उसकी डायमेंशंस भी निकालनी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट बेसिक आ गया है क्योंकि लेंथ है, टाइम भी बेसिक क्वांटिटी है। तो आपने इसकी जब डायमेंशन मालूम करनी है तो इस तरह से बेसिक में कन्वर्ट करने के बाद ऊपर उसकी डायमेंशन L, नीचे टाइम की डायमेंशन कैपिटल T। अब इसको एक ही ब्रैकेट में कर लीजिए ऐसे, LT ऊपर जाएगा तो पावर उसकी -1 हो जाएगी। दोनों आ गए आपके पास, अब वो दोनों आप यहाँ पे पुट कीजिए। तीसरी चीज़ हमारे पास R रेडियस, तो वो ऑलरेडी बेसिक है। ठीक है, रेडियस एक लेंथ होती है तो उसकी डायमेंशन हम L यूज़ करेंगे। तो अब आपने इसकी डायमेंशन पुट करनी है। देखो जी, फोर्स की डायमेंशन आ गई आपके पास mL/T⁻², और यहाँ पर R एक हमारे पास सिंपल एक लेंथ है तो उसकी डायमेंशन आ गई L, और V वेलोसिटी है तो ये आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी की L/T⁻1। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, ये बेसिकली हमारे पास जो है वो डायमेंशन है, किसकी डायमेंशन है जी, C की। ठीक है, ओके, आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक ब्रैकेट में लेके आते हैं, m तो एक ही है ऊपर तो हम एक m लिख देंगे ऐसे। अब ये वाला L इस वाले L से समझो हो गया कैंसिल, तो नीचे एक L लिखा हुआ है ऊपर चला जाएगा, ये तो पावर -1 हो जाएगी। अब ऊपर T⁻² है, नीचे T⁻1 है, तो बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं, बेस एक बना देंगे, पावर्स को माइनस कर देंगे, T⁻²। अब नीचे का पावर नेगेटिव हो तो ऊपर जाकर प्लस हो जाती है, सिंपल सा रूल है ऐसे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब आपके पास बन जाएगा जी mL⁻−1 और T⁻⁻1 ऐसे। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन आ गई।
तो अब आप आसानी से इसका यूनिट निकाल सकते हैं। ये एम के जी हमारे पास मैस है, उसका यूनिट होता है किलोग्राम, ठीक हो गया। और ये आ गया हमारे पास लेंथ, ठीक है, तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, उसकी पावर -1 है तो यहाँ लिख देंगे -1। फिर ये टी आ गया टाइम, इसका यूनिट होता है सेकंड, पावर -1 तो पावर -1। तो प्यारे बच्चों ये आ गया जी हमारे पास इसका यूनिट। और वो यूनिट हमने कैसे निकाला, वो हमने डायमेंशंस की हेल्प से निकाला है। तो इसी तरह से सबसे पहले मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा F = CRV, फिर C की वैल्यू निकाली C = F/RV, F की जगह वैल्यू पुट कर दी उसकी जी न्यूटन सेकंड लॉ से MA, नीचे R और V को वैसे ही लिखा। अब मैस की डायमेंशन पुट की, एक्सेलरेशन की डायमेंशन पुट की, R की डायमेंशन पुट की और वेलोसिटी की डायमेंशन पुट की। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे ये आंसर मिला, ठीक है। अब ये आगे डायमेंशन ऑफ C, फिर उसके बाद मैंने इनकी डायमेंशन की हेल्प से यूनिट निकाला। मैस की जगह पे आ गया हमारा यूनिट kg, लेंथ की जगह मीटर पावर -1 और टाइम की जगह पर सेकंड पावर -1, ठीक है। तो इस तरह आसानी से हमने इसका यूनिट मालूम कर लिया। प्रॉब्लम नंबर 5, द प्रेशर P at depth h in an incompressible fluid of density rho is given by the expression P = ρgh। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके साथ सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है और आपको बताया जा रहा है कि आपके पास एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और उसकी जो डेंसिटी है वो रो है और उसकी गहराई यानी डेप्थ h पर जो प्रेशर पाया जाता है ना, उस प्रेशर को आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं P = ρgh। और फिर मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि इस फार्मूले में मौजूद जो स्मॉल g है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, वी हैव टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो डाटा में आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी P = ρgh और रिक्वायर्ड क्या है जी, हमें इसकी होमोजेनिटी को चेक करना है, ओके। तो अब हमने ये कंसेप्ट सीख रखा है कि किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी को कैसे चेक किया जाता है। हम ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो भी जानते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट बॉक्स में लिखा भी है, देख लीजिए एक बार। इट स्टेट दैट डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन ऑन द बोथ साइड आर सेम। यानी जब भी आपने किसी इक्वेशन की डायमेंशनल करेक्टनेस को देखना है या उसकी डायमेंशनल होमोजेनिटी को चेक करना है तो आपने याद रखना है कि उस इक्वेशन के राइट साइड पर और उसके लेफ्ट साइड पर जितनी भी टर्म्स मौजूद हैं हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास इक्वेशन है VF = VI + AT। अब ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है। राइट साइड पर 2 टर्म्स मौजूद हैं और लेफ्ट साइड पर 1 टर्म मौजूद है। अब इस इक्वेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स मौजूद हैं, ये वाली और ये वाली, इन सब की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम होंगी, ठीक है, तो ही ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट मानी जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो है जी P = ρgh, सही है। इसके राइट साइड पर भी 1 टर्म है और लेफ्ट साइड पर भी 1 ही टर्म है। तो जो इस तरफ की डायमेंशन है वही इस तरफ की डायमेंशन आएगी, तो इस इक्वेशन की जो होमोजेनिटी है वो प्रूव होगी और ये कहलाएगी कि ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। तो उसके लिए आपको इसके अंदर मौजूद जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं सबकी डायमेंशंस पहले पता होनी चाहिए। प्रेशर, डेंसिटी, एक्सेलरेशन और हाइट, इन सब की डायमेंशन जो है वो पहले से आप यहाँ पर लिख लेंगे, सही है। अब कुछ बच्चे हमारे जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको इनकी डायमेंशन मालूम करना नहीं आती, तो उनके लिए मैं यहाँ पर तरीका बता देता हूँ। प्यारे बच्चों ये देखें, ये हमारे पास जो है वो एक टेबल है जिसमें 7 जो बेसिक क्वांटिटीज़ है वो मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है, और ये उनकी डायमेंशंस हैं। आपने करना यह है जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दी जाए उसको आपने कोशिश ये करना है कि अगर वो डेराइव्ड में है तो उसको बेसिक में लेकर आएँ। जब बेसिक में ले आएंगे, सारे बेसिक में आ जाएंगी, तो ये देखिए उसकी डायमेंशन है वो यहाँ से देख के आप उसके अंदर पुट कर लेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्रेशर है और मुझे इसकी डायरेक्ट डायमेंशन जो है वो नहीं आती, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूँगा P = फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब देखें फोर्स डेराइव है, एरिया भी डेराइव क्वांटिटी है, बेसिक नहीं है। मजीद फार्मूला लगाइए, न्यूटन सेकंड लॉ F = ma, ठीक है। और नीचे एरिया लेंथ इंटू विड्थ कर लें, लेंथ इंटू लेंथ कर लें, आपकी मर्जी है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर देता हूँ मैं। अब मैस बेसिक है, लेंथ बेसिक बट एक्सेलरेशन एक डेराइव क्वांटिटी है, तो फिर मैं क्या करूँगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दूंगा m/L × L, और एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी v/t, ठीक है। अगेन v हमारे पास क्या है जी, एक डेराइव क्वांटिटी है, तो फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पर
m डिवाइडेड बाय l मल्टीप्लाई बाय l डिवाइडेड बाय 1/t अलग कर दिया, और d डिवाइडेड बाय t हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, d/t। अब देखिए मैस बेसिक, लेंथ बेसिक, टाइम बेसिक और डिस्प्लेसमेंट भी बेसिक, सही है ना। तो अब वहाँ से टेबल से देख के आपने इसकी डायमेंशंस पुट करनी है। सो p इज इक्वल्स टू मैस है, मैस की डायमेंशन कैपिटल M, ठीक है। उसके बाद आगे है जी d डिस्प्लेसमेंट, एक लेंथ ही होती है, डिस्प्लेसमेंट भी L, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखिए L इंटू L, लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा L स्क्वायर, ठीक है। और चाहे तो अलग अलग लिखना चाहें अलग अलग लिख लें, ऐसे कर लें, आपकी मर्ज़ी है। और इसी तरह से टाइम, और फिर इस तरह से टाइम t, सही है। तो ये इससे कट जाएगा ऐसे। तो अब आपके पास आपने कोशिश करनी कि इन सबको e के बारे में लिख लेना है, ठीक है, एक ब्रैकेट में। m एज इट इज़ आएगा यहाँ पर, l नीचे है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसकी पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। t इंटू टी का स्क्वायर बनता है, ऊपर जाएगा तो t पावर -2 बन जाएगी। तो ये आ गई हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन। इस तरह से हम इसकी डायमेंशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद बात करेंगे जी डेंसिटी की। तो डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास? मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब मैस तो ऑलरेडी बेसिक में है, लेकिन जो वॉल्यूम है ना वो एक डराइव क्वांटिटी है। तो बहुत ही आसान, आपने इसको बेसिक में लेके आने के लिए फार्मूला लगा देना है, m डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करें तब भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये बन जाएगी प्यारे बच्चों आपके पास। ऊपर आ गया मैस की डायमेंशन टेबल से देखिए m, और ये आ गया l, और फिर l, और एक बार फिर l, ठीक है। तो अब एक के बार इकट्ठा करेंगे इसको, m और l पावर 3 बनता है, ऊपर जाके -3 हो जाएगा, ये देखो इस तरह से। तो इस तरह आसानी के साथ जो है ना वो आप डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा भी एक तरीका है, जो वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, उनको आसानी से उनके यूनिट से भी आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये मीटर जो है ना हमारे पास लेंथ है, L आ जाएगा, सेकेंड क्या है? टाइम, t पावर -2। तो ये भी एक शॉर्टकट है जिस तरीके से आप डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर इन सब के मैंने डायमेंशंस लिख दी हैं। अब आपने इस इक्वेशन के अंदर डायमेंशंस पुट करनी है। प्रेशर की डायमेंशन इधर पुट करेंगे, m l पावर -1 t पावर -2 इज इक्वल्स टू, इधर आगे आ जाएगा जी फिर डेंसिटी की डायमेंशन m l पावर -3, उसके बाद फिर g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो उसकी l t पावर -2, और उसके बाद फिर हाइट क्या है? एक लेंथ ही है, तो उसकी डायमेंशन l आ गई है। अब आपने इन सबको एक ब्रैकेट में कर देना, और याद रखिएगा यहाँ पे एक आपने क्लास 9th में सीखा हुआ रूल लगाना है कि जब बेसिस सेम होती हैं, मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेस एक बना के पावर ऐड हो जाती है। देखिए ये m एक ही है, m एज इट इज़ रहा। एक ये है जी बेस हमारे पास l, पावर उसकी -3। एक ये है बेस l, पावर उसकी 1। एक ये है बेस l, पावर उसकी कोई नहीं, तो मतलब पावर 1 है। तो इन तीनों की बेस एक बना दी, पावर्स को ऐड कर दी, -3, इसकी पावर +1, इसकी पावर +1, यानी इसकी पावर, इसकी पावर, इसकी पावर को ऐड कर दिया, l पावर 3, l पावर 1, l पावर 1, ठीक है। तो हमने बेस एक बना दी, -3 +1 +1 कर दिया, और t पावर -2 है ही एक, तो एज इट इज़ रहेगा। तो -3 +1 करेंगे तो आपके पास, फिर +1 करेंगे तो आपके पास आएगा -1, क्योंकि देखो 1 + 1 2, और प्लस का 2 माइनस का 3 करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इधर की जो डायमेंशन है m l पावर -1 t पावर -2, और इधर की डायमेंशन m l पावर -1 t पावर -2, तो राइट साइड की डायमेंशन लेफ्ट साइड की डायमेंशन की इक्वल होगी। तो आपके पास ये जो इक्वेशन है उसकी होमोजेनिटी को आपने प्रूव कर लिया, और आप कह सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। प्रॉब्लम नंबर 6, एस्टिमेट हाउ मेनी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियम। अब आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स का जिक्र किया गया है, न्यूट्रॉन्स का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन अगर आप न्यूट्रॉन्स का जिक्र नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। कैसे, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर पहले कुछ कॉन्सेप्ट जरा रिवाइज कर लीजिए। आप सब जानते हैं कि हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है, ठीक है, जानते हैं आप सब। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि एटम का जो मैस होता है उसका 99% से भी ज़्यादा उसके न्यूक्लियस का मैस होता है, ठीक है। यानी एक एटम का जो ओवरऑल मैस होता है उसका 99% से भी ज़्यादा मैस उसके न्यूक्लियस में पाया जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियस में दो ही तरह के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो याद रखिएगा, एक एटम्स के अंदर जितने भी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं उन सब का टोटल मैस निकाल लीजिए, वो लगभग आपके टोटल एटम के मैस के बराबर होगा। इसी तरह से एक बैक्टीरियम में जितने भी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं उन सब का मैस कैलकुलेट कर लीजिए, वो आपके पास लगभग इस पूरे बैक्टीरियम के मैस के बराबर होगा। फिर सुन लीजिए,
एक बैक्टीरियम के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का जो टोटल मास है वो लगभग आप बराबर होगा किसके, इस बैक्टीरियम के टोटल मास के। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ एस्टिमेटेड वैल्यूज़ जो हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। पहली एस्टिमेटेड वैल्यू मास ऑफ बैक्टीरियम जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है वो होता है जी आपके पास, इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 10⁻⁻15 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन 10⁻⁻27 किलोग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। लगभग बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है, राइट। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, तब आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आएगा। ओके जी, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें ये निकालना है कि भाई हमारे पास इस बैक्टीरियम के अंदर कितने प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो हमने सिंपली क्या करना है, बैक्टीरियम के मास को हमने डिवाइड कर देना है मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो जो तादाद हमारे पास आ जाएगी उतनी तादाद के अंदर इसमें प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन में क्या करना है जी, लिख देना है जी जो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है मास ऑफ बैक्टीरियम 10⁻⁻15 किलोग्राम, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होता है 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए आप मास ऑफ बैक्टीरियम को मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड कर देंगे। तो मास ऑफ बैक्टीरियम है 10⁻⁻15 किलोग्राम, उसको डिवाइड कर दीजिए 10⁻⁻27 किलोग्राम से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बेसिस सेम है, एक बना दें और पावर्स को आप माइनस करेंगे। -15 -27 तो ये बन जाएगा -15 + 27, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा आपको प्लस का 12, 10⁻12। इतनी तादाद के अंदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इसके अंदर पाए जाते हैं। सिर्फ प्रोटॉन की बात नहीं करनी वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। आपकी बुक में आंसर तो यही दिया गया है, लेकिन सिर्फ प्रोटॉन इतने नहीं हो जाते। इसके अंदर इतनी तादाद के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, सिर्फ प्रोटॉन नहीं होते। ये गलती आपने नहीं करनी, ठीक हो गया। ओके जी, तो रिजल्ट में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी जी 10⁻12 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियम। नॉट ओनली प्रोटॉन, सिर्फ प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके इसका टोटल मास बनाते हैं। इसलिए जो आप इससे डिवाइड करेंगे तो टोटल तादाद आएगी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स की, ठीक हो गया। ओके बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 7, हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम डज इट टेक टू स्ट्रेच अक्रॉस डायमीटर ऑफ द सन। प्यारे बच्चों, यहां पर बताया जा रहा है कि ये सन है और ये सन का है डायमीटर। अब इसके डायमीटर के अलोंग कितने हाइड्रोजन एटम्स को जोड़ा जाए कि इसका डायमीटर पूरा हो जाए, ठीक है। तो यहां पर हमें हाइड्रोजन एटम्स की तादाद बतानी है। तो रिक्वायर्ड क्या है जी हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन स्ट्रेच अलोंग द डायमीटर ऑफ द सन, उसको हमने कैपिटल एन से डिनोट कर दिया, वो हमें मालूम करने। अब यहाँ पर कुछ एस्टिमेटेड वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए या आपको पेपर में दी भी जा सकती हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। तो दो चीज़ें जी, एक डायमीटर ऑफ सन उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू और एक डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट बॉक्स में मेंशन किए हैं। डायमीटर ऑफ सन जो होता है वो एस्टिमेटेडली 10⁻9 मीटर्स होता है, और डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन वो होता है 10⁻−10 मीटर्स, ठीक है। तो कैसे हम उन नंबर ऑफ एटम्स को जान पाएंगे, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। आपने डायमीटर ऑफ सन को डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड कर देना है तो आपके पास एटम्स की तादाद आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने फार्मूला लिखा है n = ds/dh। ds बेसिकली डायमीटर ऑफ सन है और dh जो है वो आ जाता है हमारे पास डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे 10⁻9 मीटर डिवाइडेड बाय 10⁻−10 मीटर्स। तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, बेसिस सेम है, एक बना देंगे, पावर्स माइनस हो जाएंगी क्योंकि डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। बेस एक बना दी, ऊपर की पावर 9 माइनस नीचे की पावर -10, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 10 और 9 ये बन जाएगा 19। तो हमारे पास आंसर आएगा 10⁻19। तो रिजल्ट क्या निकला, 10⁻19 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम स्ट्रेच अलोंग द डायमीटर ऑफ द सन। प्रॉब्लम नंबर 8। प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। द करंट पासिंग थ्रू अ रजिस्टर R = 13 ± 0.5 ओहम इज I = 3 ± 0.1 एम्पेयर। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक करंट जिसकी वैल्यू है 3 एम्पेयर और उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पाई जाती है 0.1 एम्पेयर की, वो एक रजिस्टर से पास करता है जिसकी रेजिस्टेंस है 13 ओहम और उसमें भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पाई जाती है 0.5 ओहम की, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे 4 चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1, हमें कैलकुलेट करनी है पावर अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट, ठीक है। फिर कैलकुलेट करनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिस्टेंस,
और लास्ट में कैलकुलेट करनी है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन पावर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, बस आपने तवज्जो से इसको समझना है। प्यारे बच्चों, हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे पहले कि जब दो वैल्यू या दो से ज़्यादा वैल्यू जिनमें अनसर्टेनिटी पाई जाती है, हमें उन्हें मल्टीप्लाई करना पड़े या उनको डिवाइड करना पड़े, तो पहले हम उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को चेंज कर लेते हैं किसमें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया ये कॉन्सेप्ट में कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस के अंदर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को पहले कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। ठीक हो गया। उसका तरीकाकार क्या होता है कि हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास कोई भी एक वैल्यू है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी a प्लस माइनस डेल्टा a। अब a यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू है और डेल्टा a इसमें क्या है जी, अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें दे देगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब आपके पास कन्वर्जन हो गई है अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, फिर आप जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी रूल मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं कि अगर आप दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने जा रहे हो या उनको डिवाइड करने जा रहे हो, ठीक है, आपने पहली तो बात ये याद रखनी है कि उनकी जो अनसर्टेनिटी है वो परसेंटेज में होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को फाइनल रिजल्ट में ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे देखें ये एक नंबर है ए, मेजरमेंट आ गई और उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी है डेल्टा a%। दूसरा नंबर है बी और उसमें जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा b% है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो a को b से तो मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन इनकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ है उनको मैं सिर्फ यहाँ पर ऐड करूंगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप डिवाइड भी कर रहे हैं तभी आप ऐसा करेंगे। आपकी मेजर्ड वैल्यू a है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेल्टा a% है, आपकी मेजर्ड वैल्यू b है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेल्टा b% है, तो यहाँ पर आप a को b से डिवाइड करेंगे लेकिन इनकी भी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को आप यहाँ पर ऐड ही करेंगे। तो सिंपल सा रूल है, चाहे वैल्यूज़ वो मल्टीप्लाई करो चाहे उनको डिवाइड करो, उनकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ होंगी उनको आप ऐड ही करोगे इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है बच्चों, ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं जी, पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पावर का जो फार्मूला होता है आपने पढ़ रखा है, P = I² × R, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने इनकी वैल्यू जो है ना विदाउट अनसर्टेनिटी पुट करनी है। अब I की वैल्यू यहाँ पर 3 है और R की वैल्यू कितनी है जी 13। तो पुट करते हैं जी, यहाँ पर हम यहाँ पर I की वैल्यू 3 पुट की हमने और R की वैल्यू पुट की हमने 13। तो कैलकुलेटर से हमें आंसर मिलेगा 117 वाट। ये आपका पहला आंसर आपकी बुक के ऊपर यही दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद दूसरी चीज़ अब आपने कैलकुलेट करनी है जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द करंट। तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया ये। अब देखो ये आपको वैल्यू दी हुई है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ये मेजर्ड वैल्यू है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू है जी 0.1 और डिवाइडेड बाई कर दिया हमने इसको 3, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये बन जाता है 3.33%। अब आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो 3% दिया हुआ है, जो कि नहीं आ सकता इस तरह से। अगर आप खुद भी कैलकुलेटर से चेक करेंगे, ठीक है, 0.1 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो फिर आपके पास आंसर आएगा जी 3.33%। हो सकता है कि इसको राउंड ऑफ करके या इसको आपने अप्रोक्सीमेटली लिख दिया हो ऐसे 3%, ठीक है, लेकिन वैसे ये 3.3% ही है, लेकिन आपकी बुक में ये वैल्यू दी हुई है, बट एग्जैक्टली 3.3% है। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अगर आप चाहें तो इस तरह लिख लें, चाहें तो इस तरह लिखें, आपकी मर्जी है। ओके जी, उसके बाद फिर हमने जो रेजिस्टेंस है उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करना है, तो उसका भी यही फार्मूला है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू, और ये क्या है जी उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आप मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ये देखें, ये 0.5 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और ये मेजर्ड वैल्यू, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मिल जाएगा 3.84। अब ये एग्जैक्ट आंसर जो है वो आपकी बुक से मैच कर रहा है, बट इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें सिर्फ 3 लिखा हुआ है लेकिन 3 आता नहीं है। ठीक है, अगर आप 0.1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.33 आएगा। ओके जी, तो ये दूसरा आंसर भी हमारे पास आ गया।
अब तीसरी चीज़ हमने क्या कैलकुलेट करनी है जी, अब हमने कैलकुलेट करनी है जी अनसर्टेनिटी इन पावर। ये जो पावर कैलकुलेट की है ना, पहले हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, अब हमने यहाँ पर उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसको भी कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें साथ में यह मेंशन किया गया है कि आपने अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट वैल्यू में मेजर करना है। ठीक है, तो हम पहले इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे एब्सोल्यूट में। क्यों, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि देखो ये आई और आर के मल्टीप्लिकेशन से बन रही है, तो मल्टीप्लिकेशन में जो इन्वॉल्व होंगी वो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ही इन्वॉल्व होंगी, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ही हमें रिजल्ट में मिलेगी। हाँ, उसको फिर हम बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं एब्सोल्यूट के अंदर। ठीक हो गया, ओके जी। तो देखो इसके फॉर्मूले पे गौर करो, P = I² × R है। ठीक है, इसमें I का स्क्वायर है और साथ में R मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर आ रहा है। तो इस केस के अंदर मैंने आपको पहले बताया कि आप जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे। करंट भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी में आएगा और रेजिस्टेंस भी आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी में आएगी। ठीक हो गया, ओके जी। तो पावर में अगर आपने अनसर्टेनिटी निकालनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा जी, इसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है और इसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसको आप ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी पावर का कुछ ना कुछ हल निकाल लेते हैं। तो हमें ये रूल पता है, हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई भी वैल्यू जिसमें अनसर्टेनिटी आए, ठीक है, उसकी कोई पावर आ जाए, तो पहले आप क्या करते हो, उसको एब्सोल्यूट से चेंज कर लेते हो परसेंटेज में, उसके बाद फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ इस पावर को मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है इसमें पावर कितनी है जी, इसकी I² है, तो I की पावर कितनी है 2, तो डेल्टा I% यानी जो करंट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको 2 से इस वजह से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस फिर जो रेजिस्टेंस है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को डेल्टा R से डिनोट किया मैंने। यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला बना दिया। अब देखो डेल्टा I% मैंने कैलकुलेट किया, वो कितनी आई मेरे पास 3.3%। अब बच्चों एक बात और बता दूँ आपको, मैंने जो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की है मैंने वही वैल्यू यहाँ पर पुट की है। इस वजह से आपका जो आंसर है वो बुक से थोड़ा सा डिफरेंट है। बुक में आई थिंक 11.7 समथिंग ऐसे आता है, लेकिन मेरे पास 12.21 आ। उसकी रीज़न क्या है कि मैंने इसकी जो एक्चुअल वैल्यू, जो एक्यूरेट वैल्यू वो पुट की है। अगर आप वो 3 ही पुट करेंगे तो आपको आंसर बुक वाला मिल जाएगा। सही है, तो आपने कॉन्सेप्ट सीखना है, बाकी वैल्यू से फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी वैल्यूज़ दें, हो सकता है वो वैल्यू पेपर में चेंज कर दे, तो आप फिर उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जो वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की 3.33%, मैंने वही यहाँ पर पुट की है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो 3.84 मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई थी, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। अब इनकी दोनों को जो वैल्यूज़ को मैं ऐड करूँगा, ये बन जाएगा 10.44%। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी, इसको परसेंटेज से लेके जाना है जी, किस में, हमने एब्सोल्यूट के अंदर लेके जाना है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है ना, ये डेल्टा P% = क्या होता है जी, ऊपर आ जाती है हमारे पास अनसर्टेनिटी, नीचे आ जाती है मेजर्ड वैल्यू, साथ में क्या आता है 100, ये परसेंटेज में होता है। ठीक है, तो परसेंटेज यहीं से कट गया, तो इसकी जो वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी थी, हमने अभी भी कैलकुलेट की 10.44, और डेल्टा P एज इट इज़, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है, और पावर जो है वो हमने कैलकुलेट करके रखी थी। यहाँ पर ये देखिए P की वैल्यू है जी हमारे पास 117, यहाँ पर पुट कर देंगे, और ये 100 इसके साथ। अब ये जो 100 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये 117 जो नीचे डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा P की वैल्यू आ गई। अब आप इसको कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 12.21 वाट। तो ये आपके पास जो पावर में अनसर्टेनिटी थी वो आ गई, और वो है हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो बुक वाला आंसर है वो 11.7 है, वो तब मिलेगा जब आप यहाँ पर 3 पुट करोगे। तो अगर आप राउंड ऑफ की हुई वैल्यू पुट करते हो तो भी ठीक है, सही है, यानी 3.3 को अप्रोक्सीमेटली 3 कर देते हो, तो फिर यहाँ पर भी आप इस तरह कर लोगे। लेकिन अगर इसको राउंड ऑफ किए तो फिर इसको भी तो राउंड ऑफ करना चाहिए था ना, इस वजह से मैंने इसको फिर जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू थी वही पुट की है। भले ही आंसर चेंज आता तो आए, हमने जो मेथड है उसको सही प्रॉपरली फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।